इन तस्वीरों पर ध्यान दें। ये यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में एक पुल है, एक आम पुल जिसे शहरवासी और यूक्रेनी सैनिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर क्या आप वह बिंदु देख रहे हैं जो आसमान से गिर रहा है? ये एक FAB-3000 बम है। इसमें 3 टन विस्फोटक है। इसे एक रूसी विमान ने गिराया जो वहां से दर्जनों किलोमीटर दूर था, अग्रिम मोर्चे से दूर, किसी भी यूक्रेनी रक्षा की पहुंच से बाहर। इन बमों को ग्लाइडिंग बम के नाम से जाना जाता है। ये आम बम होते हैं जिन्हें एक जोड़ी पंख मिल जाते हैं और जब इन्हें ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये अपने आप लक्ष्य तक ग्लाइड करते हैं। और जानते हैं इन बमों की समस्या क्या है? इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। इन्हें पहचानना कठिन है। रडार पर दिखते ही देर हो जाती है। सिर्फ जनवरी 2026 में रूस ने यूक्रेनी क्षेत्र पर ऐसे 5000 से ज्यादा बम गिराए। सिर्फ एक महीने में 5000। पुल, गोदाम, कमांड पोस्ट, पूरे के पूरे इमारतें यूक्रेन बस वार झेलता रहा क्योंकि उसके पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास सही हथियार नहीं था। इस हफ्ते यूक्रेन ने कुछ ऐसा उजागर किया जिसने खेल बदल दिया। यूक्रेन ने अभी जो बनाया है उसकी अहमियत समझने के लिए आपको पहले उस समस्या की गंभीरता समझनी होगी जिसका उसने सालों तक सामना किया। जिस बम ने उस पुल को नष्ट किया उसका नाम है FAB-3000। कम लोग जानते हैं कि FAB को आधुनिक युग में डिजाइन नहीं किया गया था। ये एक सोवियत बम है जिसे 1954 में बनाया गया था। ये 70 साल से भी पुराना है। ये मूल रूप से शीत युद्ध का एक अवशेष है और रूस ने इस पुराने बम को लिया, उस पर मुड़ने वाले पंखों की एक जोड़ी और एक उपग्रह मार्गदर्शन प्रणाली लगाया और इसे एक सटीक हथियार में बदल दिया। इसे UMPK किट कहा जाता है। ये सरल, सस्ता है और उम्मीद से अलग तरीके से काम किया। इस बारे में अच्छे से सोचिए। FAB-500 जो छोटे संस्करणों में से एक है, एक आधुनिक मिसाइल की कीमत का सिर्फ एक हिस्सा खर्च करती है, लेकिन इसमें सैकड़ों किलो विस्फोटक भरा होता है और इन पंखों की मदद से रूसी विमान इसे 40 से 100 किलोमीटर दूर से फेंक सकता है। यूक्रेनी वायु रक्षा की पहुंच से बाहर विमान कभी भी मोर्चे के पास नहीं आता। वह बम गिराता है, मुड़कर घर लौट जाता है। बम अपने आप लक्ष्य तक जाता है। इन बमों के बारे में एक बात है जिसे रूस सार्वजनिक नहीं करना चाहता। यह सिस्टम उतना सटीक नहीं है जितना दिखता है। UMPK किट्स हैरान करने वाली नियमितता से फेल हो जाती हैं। जब ये फेल होती है तो बम कहीं भी, यहां तक कि रूसी क्षेत्र में भी गिर सकते हैं। साल 2024 में रूस ने गलती से कम 165 ऐसे बम अपनी ही सीमाओं के अंदर गिरा दिए। साल 2025 में 143 और बम गिराए गए। साल 2026 अभी शुरू ही हुआ था और पहले ही 20 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। 1 टन के बम खेतों में, आंगनों में, रूसी शहरों के किनारों पर गिर रहे थे। रूसी वायुसेना से जुड़े एक चैनल ने भी पुष्टि की कि बेलगोरोद शहर के अंदर नियमित रूप से बम गिरते हैं। रूस एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसे वह खुद पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। सोचिए जरा, रूस अपने ही लोगों पर बम गिरा रहा है और इसे विशेष सैन्य अभियान कहा जा रहा है। फिर भी यूक्रेन के लिए अभियान विनाशकारी ही रहा। सिर्फ 2025 में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया कि रूस ने ऐसी 1,20,000 बम बनाए। 1,20,000। देश के पूर्वी हिस्से में पोक्रोव्स्क की लड़ाई में रूसी सेनाओं ने मोर्चे के एक ही सेक्टर में हफ्ते में 450 बम गिराए। उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जिन्हें यूक्रेन ने महीनों में बनाया था। जनवरी 2025 में जापोरिजिया में
एक ही ग्लाइड बम ने एक औद्योगिक संयंत्र को निशाना बनाया और 13 लोगों की जान ले ली, जबकि 122 लोग घायल हो गए। ये लगभग 2 वर्षों में यूक्रेनी नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। क्रामाटोर्स्क में 3 FAB-250 बमों ने एक ही दिन में 5 नागरिकों की जान ले ली और 12 को घायल कर दिया। खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां हमले इतने आम हो गए हैं कि वे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। और यहाँ एक ऐसी बात है जो जितने लोगों को अभी परेशान कर रही है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को परेशान करनी चाहिए। जब यूक्रेनी टीमों ने इन बमों के मलबे का विश्लेषण किया तो उन्हें इसमें पश्चिमी कंपनियों द्वारा बनाए गए पुर्जे मिले। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के चिप्स, इंटेल के कंपोनेंट्स और एक आयरिश कंपनी टाओ ग्लास के पुर्जे। एक रूसी हथियार में पश्चिमी तकनीक जिसका इस्तेमाल यूक्रेनियों को मारने में हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध प्रणाली में कई खामियां हैं जिनकी मानवीय कीमत ज़ापोरिजिया के नागरिक चुका रहे हैं। ये अक्षमता नहीं है, ये एक चुनाव है और ऐसे चुनावों के असली परिणाम होते हैं उन लोगों के लिए जिन पर बम गिरते हैं। लेकिन यूक्रेन चुपचाप नहीं बैठा, ये इंतजार करते हुए कि दुनिया इस समस्या का हल निकाले। जब रूसी बम गिर रहे थे, एक समूह यूक्रेनी इंजीनियर चुपचाप काम कर रहे थे, देश के अंदर कहीं 17 महीनों तक। और जो उन्होंने बनाया, रूस में किसी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ ऐसी चीज मिलेगी। पिछले हफ्ते यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और ब्रेव वन नवाचार कार्यक्रम ने एक घोषणा की जिसने सैन्य विश्लेषकों को हिला दिया। यूक्रेन ने अपना खुद का ग्लाइड बम बना लिया है, शून्य से, किसी की नकल किए बिना, न तो सोवियतों की न ही पश्चिमी देशों की। उसका नाम विरुवन्युवाच है, जिसका मतलब है इक्वलाइजर या समतल करने वाला। नाम कोई संयोग नहीं, यह नाम उसके उद्देश्य को दर्शाता है। विरुवन्युवाच को यूक्रेनी कंपनी DG इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। ब्रेव वन कार्यक्रम के तहत ये 250 किलो का विस्फोटक ले जाती है और ये दर्जनों किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भी मार सकती है। इसे Su-24 से लॉन्च किया जाता है। ये वही फाइटर जेट है जिसे यूक्रेन पहले से इस्तेमाल कर रहा है और इसे F-16 मिराज 2000 के लिए प्रमाणित किया जा रहा है। जो देश को पश्चिमी देशों से मिला है, उसके लिए पायलट युद्ध परिदृश्यों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसकी लागत अमेरिकी JDAMER की तुलना में लगभग 3 गुना कम है। ये वही ग्लाइड बम है जो अमेरिका यूक्रेन को देता है और रूसी FAB के विपरीत जो 70 साल पुरानी बम है जिन पर पंख चिपकाए गए हैं। विरुवन्युवाच को इस युद्ध के लिए शुरू से ही डिजाइन किया गया था, जिसमें उच्च सटीकता वाली मार्गदर्शन प्रणाली है। आधुनिक एल्गोरिदम विकसित किए गए हैं ताकि ये रूसी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग का सामना कर सके। इसे लॉन्च के लिए तैयार करने में 30 मिनट से भी कम समय लगता है। ये इतनी व्यावहारिक है कि तीव्र युद्ध में भी इस्तेमाल हो सकती है। रूस के लिए इसका मतलब है कि उसके गोला बारूद के भंडार, उसके वायुसेना अड्डे और उसके कमांड पोस्ट जो क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से में है, ऐसी जगहें जो अब तक खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं, अब संभावित निशाने बन गई हैं। लेकिन वही बात सब बदल देती है। तकनीकी विशिष्टताओं में नहीं है, बात यह है कि यह 100% यूक्रेनी है। कोई घटक विदेशी राजनीतिक मंजूरी पर निर्भर नहीं है। उपयोग पर कोई प्रतिबंध या साझेदार द्वारा कोई सीमा नहीं है। यूक्रेन जब चाहे उपयोग कर सकता है, जहां चाहे और जिसके खिलाफ चाहे। अमेरिका या फ्रांस को फोन करके अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। यही होता है जब एक देश मांगना बंद कर देता है और निर्माण करना शुरू कर देता है। जो लोग इस युद्ध को शुरू से देख रहे हैं, इसका महत्व जानते हैं और वर्षों तक ये संघर्ष देखने वालों के लिए सबसे बड़ी निराशाओं में से एक था। हर स्टॉर्म शैडो मिसाइल, हर अमेरिकी ATACMS, हर JDAMER एक शर्तों की सूची के साथ आता था। आप इसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
वह उपयोग से पहले अनुमति लेनी होगी। यूक्रेन हमेशा साझेदारों की अच्छी मंशा पर निर्भर रहा है, ये तय करना कि कब और किस हथियार से हमला किया जा सकता है। सालों तक यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए अनुमति लेनी पड़ी। जिस देश ने उसके घर पर हमला किया, उससे रक्षा करने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ी। इस निर्भरता की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कीमत थी और युद्ध को देख रहे हर किसी ने इसे वास्तविक समय में होते हुए देखा। विरुन्युवच इस पैटर्न को बदलता है और ये यूं ही अचानक नहीं आई। ये यूक्रेन द्वारा युद्ध में बनाए सिस्टम का नतीजा है। ब्रेव 1 अप्रैल 2023 में बनाया गया था। संघर्ष के बीच यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियरों, रक्षा कंपनियों, सैन्य कर्मियों और निवेशकों को रिकॉर्ड समय में तकनीक विकसित करने के लिए जोड़ता है। अमेरिका या यूरोप में सैन्य परियोजनाओं को हकीकत बनने में सालों लगते हैं, जबकि यूक्रेन में प्रोटोटाइप से युद्ध क्षेत्र तक का सफर कुछ हफ्तों में हो जाता है। आज ब्रेव 1 हजारों उत्पादों और सैकड़ों निर्माताओं को एक साथ लाता है। इनमें दर्जनों कंपनियां मिसाइल प्रणालियों पर काम कर रही है। इसके बाद जो आंकड़े आए वे चौंकाने वाले हैं। युद्ध की शुरुआत से यूक्रेनी रक्षा उद्योग 50 गुना बढ़ गया है। साल 2022 में इसका अनुमान सालाना लगभग $1 अरब था। साल 2026 में इसका अनुमान $50 अरब है। अब पहली बार यूक्रेन ने निर्यात शुरू किया है। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन डील्स नामक कार्यक्रम शुरू किया, जो सहयोगी देशों को यूक्रेनी सैन्य तकनीक खरीदने की अनुमति देता है, जिसे असली युद्ध में आजमाया गया है। रूसी शाहेड्स गिराने वाले ड्रोन अब मध्य पूर्व देशों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जो उन्हीं ईरानी ड्रोन से जूझ रहे हैं। और खुद संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्गदर्शन तकनीक पर नजर रखे हुए है और जीपीएस के बिना नेविगेशन, जो अग्रिम मोर्चे पर असली दबाव में विकसित की गई है, ऐसे विरोधी के खिलाफ जो ब्लॉक करने की कोशिश करे। हर दिन वह देश जो पहले सहायता ऐसे लेता था जैसे दान ली जाती है, अब दुनिया को सिखाने लगा। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन अपने हमलों को बढ़ा रहा है, रूसी क्षेत्र पर ऐसे तरीके से जैसा पहले कभी नहीं हुआ था युद्ध के पिछले सालों में। ज़ेलेंस्की इन हमलों को प्रतिशोध नहीं कहते, वो इन्हें लंबी दूरी वाले प्रतिबंध कहते हैं। शब्दों का चयन जानबूझकर किया गया है। तेल रिफाइनरी, गोला बारूद डिपो, एयरबेस, पूरी वह संरचना जो रूसी सेना को आपूर्ति करती है। यूक्रेन सिर्फ सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह उस मशीन को निशाना बना रहा है जो सेना को चलाती है। इस हफ्ते ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की, जून माह के लिए नई लंबी दूरी के हमलों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। युद्ध क्षेत्र के आंकड़े इसका असर दिखाते हैं। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में रूसी सेनाएं यूक्रेनी क्षेत्र में लगभग 15 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन आगे बढ़ रही थी। 2026 की पहली तिमाही में यह संख्या घटकर 5 वर्ग किलोमीटर से थोड़ी अधिक रह गई। रूस अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा धीमा, महंगा और ज्यादा उजागर है जितना कि पिछले 2 वर्षों में कभी था। और फिर वो संकेत आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह यूक्रेन से नहीं आया था। पिछले हफ्ते बीजिंग में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जो उन्होंने पहले किसी भी पश्चिमी नेता से नहीं कहा था। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार बातचीत से जुड़े लोगों के मुताबिक शी ने ट्रंप से कहा कि पुतिन को इस युद्ध पर पछतावा हो सकता है। सोचिए जरा, वैश्विक मंच पर रूस का सबसे बड़ा समर्थक, वह देश जो रूसी तेल खरीदता है, जो रूसी उद्योग को पुर्जे देता है, जिसने कभी सार्वजनिक रूप से आक्रमण की निंदा नहीं की,
उसने निजी तौर पर स्वीकार किया कि पुतिन की बाजी शायद यह एक गलती थी। चीन ने इस रिपोर्ट का आधिकारिक रूप से खंडन किया, लेकिन इस बात से कि उस मीटिंग में मौजूद लोगों ने इस जानकारी को लीक करने की जरूरत महसूस की, बहुत कुछ पता चलता है। जब सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी निजी तौर पर संदेह जताने लगे, तो इसका मतलब है कि जो हार रहा है उसके लिए कुछ बहुत गलत हो रहा है। यूक्रेन ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए दुनिया का इंतजार नहीं किया। वो हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं करता रहा कि अगली हथियारों की खेप कब आएगी। 17 महीनों में युद्धग्रस्त देश में यूक्रेनी इंजीनियरों ने एक सटीक हथियार बनाया जो रूस के पास नहीं है। उन्होंने शून्य से एक रक्षा उद्योग खड़ा किया और उन्होंने जो सीखा था उसका निर्यात शुरू कर दिया। रूस ने दांव लगाया था कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, और वो गलत साबित हुआ। विरुलियत सिर्फ एक बम नहीं है, यह उस सबसे अप्रत्याशित चीज का प्रतीक है जो इस युद्ध ने पैदा की है। एक यूक्रेन जो 4 साल से अधिक संघर्ष के बाद मदद मांगने वाले की भूमिका से बाहर निकलकर बाकी दुनिया के लिए सैन्य मिसाल बन गया है। सवाल सीधा है, यह युद्ध और क्या उजागर करेगा कि यूक्रेन और क्या क्या बना सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। अगर इस वीडियो ने आपको ये युद्ध कुछ अलग ढंग से समझाया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस संघर्ष पर नजर रखता हो। अगली बार तक अलविदा।